इसमें कि रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो किस पर बर्तनों पर जो नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है उसके लिए कौन सा प्लास्टिक उपयुक्त होता है। वेकिलाइट, टेफलॉन, फिलॉन या पॉलीइथीन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों टेफलॉन प्रयोग किया जाता है। नॉन स्टिक कोटिंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है टेफलॉन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 2 है कि सौर मंडल में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है। कितने राशि चक्र हैं कैलेंडर में, 13, 11, 12 या 10। तो जो राशि चक्र हैं उनकी कुल संख्या 12 है, जिन्हें हम नक्षत्र भी बोल सकते हैं। कुल 12 संख्या है राशियों की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, यानी कि उसके उसके क्षेत्र में आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? नीति आयोग अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014 या 1 दिसंबर 2014। तो जो नीति आयोग था ये 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आया था। पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था। क्या होता था? इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 में। फिर उसके बाद इसी का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में। ठीक है दोस्तों। और जो योजना आयोग था ये किस लिए बनाया गया था? ये पंचवर्षीय योजनाओं के सलाहकार समिति के रूप में बनाया गया था, एक सलाहकार संस्था के रूप में बनाया गया था योजना आयोग। और ये यूएसएसआर यानी कि वर्तमान में जो रूस है उसके तर्ज पर बनाया गया था। यूएसएसआर की तर्ज पर बनाया गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किए जाएगा। यानी कि जो प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तमिलनाडु में, मणिपुर में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर है मणिपुर में बनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, विश्व मुद्राओं के विनियम को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो जो विश्व मुद्राओं को विनियमित करने की जो विधि ये शुरू की गई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? जीवक चिंतामणि, शिल्पाधिकारम, रामायण, महाभारत। तो जो महाकाव्य ऋषि वेद व्यास थे उनके द्वारा महाभारत लिखा गया था। क्या लिखा गया था? महाभारत। और महाभारत में दोस्तों कुल 18 पर्व हैं, यानी कि 18 अध्याय हैं। उसमें से एक अध्याय है भीष्म पर्व। क्या है? भीष्म पर्व, जिसमें भगवत गीता के बारे में लिखा गया है। भगवत गीता का किस में उल्लेख है? ये है भीष्म पर्व में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? देखेंगे। ऑप्शन 1 है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार और चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार। तो भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी पहली बार 1991-92 में ये दिए गए थे। वर्तमान में इसकी जो राशि है इसमें इनाम राशि मिलती है 25 लाख रुपए। कितने रुपए?
25 लाख रुपए इसमें दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? शांता कुमार ने, रंगराजन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या दिलीप सिंह भूरिया ने? तो जो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इस पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, जिसको इसको जो आयोग है, इसका अन्य नाम भी क्या था? फजल अली आयोग था। इसमें 2 सदस्य और थे, एक थे HN कुंजरू और एक थे KM पडिक्कर। और ये कब स्थापित किया गया था? 1953 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ज्योतिष है, विज्ञान है, व्याकरण या अंकगणित है? तो पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है अष्टाध्यायी। पहली बात तो ये संस्कृत में थी। किस में थी? ये संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक थी। और इसका जो विषय था वो था व्याकरण। व्याकरण का इसका विषय था। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम या 22वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन या 24वां संविधान संशोधन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। 1976 के द्वारा यह शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवाद, एक जोड़ा गया था समाजवाद, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, एक जोड़ा गया था उसमें अखंडता। ठीक है दोस्तों, क्या जोड़ा गया था? अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कोणीय विस्थापन, त्वरण, कोणीय गति या विस्थापन? तो प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है 13 है, यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है, वो कैसी होती है? नुकीली घास के मैदान होते हैं, रेगिस्तानी वनस्पति होती है, मिश्रित वन होते हैं या पर्णपाती वन होते हैं? तो जो यूरोपीय जलवायु में वनस्पतियां उगती हैं वो कैसी होते हैं? वो पर्णपाती वन होते हैं। कैसे होते हैं? वो पर्णपाती वन होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी जो चक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, लाल सागर से या अरब सागर से? तो जो पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है वो होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उनकी उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम यानी सबसे बाहरी कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन या अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन? तो बोहर पद्धति के अनुसार, बोहर पद्धति भी बोल सकते हैं या ऑक्टेट का नियम बोल सकते हैं या फिर उसकी को क्या बोल सकते हैं? ऑक्टेट नियम भी बोल सकते हैं। इसमें इन्होंने बताया था कि परमाणु के जो बाह्यतम यानी सबसे बाहरी जो कोश होती है, सेल होती है, उसमें अधिकतम हम 8 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। कितने? अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? हेपेटाइटिस ए, आंत्रज्वर, तपेदिक या हैजा? तो ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये भी और तपेदिक भी। हेपेटाइटिस जो ए है ये होता है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? ये होता है वायरस के द्वारा। हेपेटाइटिस A B C D E ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? ये 5 प्रकार होते हैं इसके हेपेटाइटिस, जो कि लीवर में सूजन पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, लीवर में सूजन पैदा करता है और ये वायरस के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न है 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? किसमें? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? तो एक से अधिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कुडनकुलम है। कौन सा है? एक
कुडनकुलम है एक, और दूसरा है कलपक्कम, एक है कलपक्कम। ठीक है दोस्तों, एक है कलपक्कम। ये दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज क्या के रूप में विकसित होता है? किसके रूप में विकसित होता है? मादा शिशु के रूप में, नर शिशु, जुड़वा शिशु या जुड़े हुए शिशु? तो मनुष्य का जो एक एक्स गुणसूत्र है, महिला के एक्स गुणसूत्र से जाकर मिलकर एक मादा शिशु का निर्माण करता है। किसका? मादा शिशु का। जब एक्स गुणसूत्र एक्स से मिलता है तो मादा बनती है, यानी मादा शिशु का निर्माण होता है। जब पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो पुरुष शिशु यानी कि पुरुष शिशु उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 244। तो जो वित्त आयोग से संबंधित है वो है अनुच्छेद 280। ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो ये किसने कहा था? टेलर का नियम है, वालरस का नियम है, वेवलेन प्रभाव है, या जीन बैटिस्टा का नियम है? तो इसका सही आंसर होगा, ये कहा गया था वालरस के नियम के अनुसार कि अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषदीय युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? 1963 में, 1979 में, 1956 में और 1992 में? तो इसमें सही आंसर है 1992 में दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई थी जिसके जो प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ऑप्शन ए है पद्म श्री, ऑप्शन 2 है पद्म भूषण, ऑप्शन 3 है पद्म विभूषण, ऑप्शन 4 है भारत रत्न। तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, जिसकी स्थापना यानी जो शुरू किए गए थे 1954 से शुरू किए गए थे, और 1954 में 3 लोगों को दिए गए थे। एक थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी। और दूसरे थे इसमें हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और एक थे हमारे वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 340 में, अनुच्छेद 238 में, अनुच्छेद 315 में या अनुच्छेद 280 में? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें एक संशोधन हुआ था, 89वां संविधान संशोधन। कौन सा? 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें 2003 में ये हुआ था संशोधन, जिसमें जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दो भागों में इसको विभाजित किया गया था। अनुसूचित जाति को 338 में और अनुसूचित जनजाति को 338 ए में रख दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? कौन सी समिति है? रंगराजन समिति, एस तारापुर समिति, वाई बी रेड्डी समिति या उर्जित पटेल समिति? तो जो पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित थी वो थी एस तारापुर समिति, और आरबीआई के द्वारा इसकी ये समिति स्थापित की गई थी आरबीआई के द्वारा 1997 में। कब की गई थी? 1997 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है? कौन सा है? चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु या तिरुवनंतपुरम? तो इसका सही आंसर है ये है चेन्नई।
भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है चेन्नई है। यह 19 रेलवे जोन में से एक है। कितने? 19 रेलवे जो जोन है उनमें से एक है रेलवे दक्षिणी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है, कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम? 35 साल, 25 साल, 40 साल या 30 साल? तो इसका सही आंसर है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और यह किस संविधान के संशोधन में बताया गया है? संविधान संशोधन 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि वह 35 वर्ष पूरा कर चुका हो और वह संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन, दंती दुर्ग, सतकर्णी या अमोघ वर्ष? तो इसका सही आंसर है, राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग और इनकी राजधानी थी गुलबर्गा। इनकी राजधानी क्या थी? ये गुलबर्गा कर्नाटक में इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है 28, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में या गुजरात में? तो जो उकाई बहुउद्देशीय परियोजना है ये गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? ये तापी नदी पर स्थित है उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यह गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना गया है? किसे माना गया है? ऋषभदेव को, अजितनाथ को, पार्श्वनाथ को या फिर महावीर स्वामी को? तो जो 24वें तीर्थंकर माने गए हैं वो महावीर स्वामी को माना गया है। किसको माना गया है? महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर माना गया है, जबकि ऋषभदेव थे भारत जैन समुदाय के पहले तीर्थंकर थे। कौन थे? पहले तीर्थंकर थे। दूसरे अजितनाथ और पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे। कौन से नंबर के थे? 23वें नंबर के थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है? लाइसोसोम है, कवक है, गोल्जिकाएं है या रिक्तिकाएं हैं? तो जो दोस्तों पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एकमात्र कोशिकांग है वो है लवक, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है और यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी, सीन नदी, डैन्यूब नदी या वोल्गा नदी? तो जो पेरिस शहर है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी। और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? अगला ऑप्शन है इसमें मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में। कब? 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसमें जो कार्य किए गए थे वो किए गए थे अस्पृश्यता का अंत करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में वृद्धि करना। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यानी इस समाज के द्वारा, इस सोसाइटी के द्वारा 1911 में एक अंग्रेजी समाचार पत्र लिखा गया था यानी प्रकाशित किया गया था जिसका नाम था द हितकारी समाचार पत्र इस सोसाइटी के द्वारा 1911 में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? लक्षद्वीप में, पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, जिसका कुल जनसंख्या घनत्व 11,312 है। कितना है? 11,312। अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे अधिक बिहार का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। कितना है? 1102। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, कुल 17 है। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, दिए गए विकल्पों में
इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हॉकी से, शतरंज से, फुटबॉल से या घुड़सवारी से? तो इक्वेस्ट्रियन जो स्पोर्ट्स है वो घुड़सवारी से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? घुड़सवारी से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? समय सीमा, आयाम, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य? तो दोलन की घटना में जो प्रति सेकंड दोलनों की संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आवृत्ति कहते हैं। और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है इसका मात्रक? हर्ट्ज होता है, जिसका HZ से इसको निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36 है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? मोंटेवीडियो, लापाज, ब्राजीलिया या लीमा? तो इसका सही आंसर है, जो बोलीविया की राजधानी है वो है लापाज। आपने कल ही इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ा होगा। मोंटेवीडियो किसकी थी? ये थी उरुग्वे की। किसकी थी? उरुग्वे की राजधानी थी मोंटेवीडियो, और लापाज है बोलीविया की राजधानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है? कार्यशील पूंजी बाजार को, जीवंत बाजार को, प्रारंभिक बाजार को या प्रत्यक्ष बाजार को? तो मुद्रा बाजार कहा जाता है जो कार्यशील पूंजी बाजार है, इसको मुद्रा बाजार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 38, मानव के आवाज की उत्पत्ति खाली स्थान में कंपन के कारण होती है। किस में कंपन के कारण होती है? श्वास नली में कंपन, स्वर रज्जु में कंपन, फेफड़ों में रंजन कंपन या फिर नासिका में कंपन? तो जो मानव के आवाज की जो उत्पत्ति होती है जब स्वर रज्जु में कंपन होता है उसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 31C? तो जब इसमें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 लागू था, लेकिन अभी फिलहाल में ये समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 को इसमें समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? कौन सा मैंग्रोव वन? पिचवरम, महानदी, सुंदरबन या रत्नागिरी? तो सुंदरबन मैंग्रोव वन जो है ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। यहीं पर ये सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम पर बनता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41 है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? केरल में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, असम में या महाराष्ट्र में? तो इसका सही आंसर है, जो स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य में तैयार किया गया था। वो भी कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 42वां, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ बिंदुसार या फिर चाणक्य या फिर अशोक? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था वो था बिंदुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? स्टंप, पॉपिंग क्रीज, बॉलिंग क्रीज या स्टीपल चेस? तो क्रिकेट से संबंधित कौन नहीं है? ये है स्टीपल चेस। स्टीपल चेस क्रिकेट से संबंधित नहीं है। ये ट्रैक एंड फील्ड या फिर घुड़सवारी में प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक यह बाधा दौड़ है जिसमें बीच में बाधाएं आती हैं, उसको पार करना होता है। तो ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टंपिंग या स्कीइंग? तो इसमें से कौन सा एक हॉकी में प्रयोग किया जाने वाला शब्द या फिर कौशल नहीं है? तो इसका सही आंसर है स्कीइंग। ये एक हॉकी में प्रयोग नहीं है किया जाता है, यह एक शीतकालीन गेम है। कैसा है? एक शीतकालीन गेम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव खाली स्थान में मनाया जाता है, यानी कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, असम में, सिक्किम में या त्रिपुरा में? तो जो माजुली उत्सव है ये असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये असम में। एक माजुली द्वीप है यहीं पर,
जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? आयतन, घनत्व, जड़त्व या दाब? तो ऐसी कौन सी राशि है? वो है घनत्व। घनत्व एक ऐसी राशि है जिसकी किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 47, प्रश्न नंबर 47 है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? अकबर के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अशोक के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? तो इसका सही आंसर है अशोक के द्वारा बनवाया गया था सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष। ये कब बनवाया गया था? कलिंग विजय के बाद बनवाया गया था अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय या कर संग्रह? तो इन सभी में सही आंसर है कर संग्रह। ये भारत सरकार यानी कि सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है, ये राजस्व मिलता है, इससे खर्च नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49 है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास या परिसीमन आयोग के पास? तो जो छठी अनुसूची होती है उसके तहत जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, रौन घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है? क्या कहते हैं? बोरा, सिस्को, चिनूक या मिस्ट्रल? तो जो रोन घाटी से उत्पन्न होने वाली जो हवाएं हैं उनको कहा जाता है मिस्ट्रल। क्या कहा जाता है? मिस्ट्रल कहा जाता है। और ये फ्रांस के आल्प्स पर्वत से होती हुई भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है ये ठंडी धाराएं हवाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों हमारे जीके जीएस के 50 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कीजिएगा। जय हिंद।